कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज का जो आपका क्लास है वो आपका ईवीएस का है, जो कि 25 जनवरी 2023 जो कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो उसका हमने सीडीपी, मैथ, हिंदी सब करवा दिया है। ये आपका क्या है, ईवीएस का है और इसमें हमने 30 सवालों को लिया है। ठीक है, तो इसके ईवीएस के सारे सवालों को हम लोग इसमें देखेंगे। पूरा एनालिसिस आप लोगों को अच्छे से देखनी है, सेट प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि आपका स्कोर जो हो अच्छा हो और आप लोग अच्छे नंबर से पास कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है आपका, इसमें दिया है कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा के किले का निर्माण जो है छपा है। इस मानचित्र के दाहिने निचले भाग पर एक पैमाना छपा है जो इस प्रकार है। एक पैमाना है जिसका 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर है, तो 110 मीटर है। ठीक है, कहता है यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पेटला बुर्ज की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। अब देखिए, यहाँ तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना गया है, 110 मीटर। तो हमें निकालना है 15.4 सेंटीमीटर का वैल्यू। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, 15.4 में आप गुना कर दीजिए 110 मीटर से। अब जब दशमलव हटाएंगे तो 0 कैंसिल, 154 11 से गुना कर दिए तो ये हो गया 4961। ये आपका है मीटर में। हमें आंसर दिया है किसमें, सभी के सभी ऑप्शन है किलोमीटर। तो किलोमीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.694 आएगा, इतना हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, तो 1.694 कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 4। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ और रख नहीं सकता किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो है आपका वन संरक्षण अधिनियम 1972 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1972 जो है आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपका किया गया, और इसमें जो है जितने भी आपका अनुसूची 1, 2, 3, 4 में के अंतर्गत जो भी जानवर आपके आते हैं, जंगली जीव आते हैं, उन सभी को मतलब मारना जो है इसमें क्या है, कानूनी अपराध आपका माना गया है। ठीक है, चलिए सिर्फ वही जानवर को हम लोग इसमें मार सकते हैं जो मतलब आपका लोगों के लिए खतरा है। ठीक है, वैसे जानवर को सिर्फ इसमें मारने के आदेश मिलते हैं तभी मारे जाते हैं, नहीं तो उसे भी नहीं मार सकते। चलिए अगला सवाल है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पहले 3 उद्यान था, तीनों को मिला करके आपको एक उद्यान बनाया गया है जो कि उत्तराखंड में है। तो पहले था राजाजी, ठीक है, उसके बाद जो था इसका 2 और था। तो इसमें राजाजी, मोतीचूर और पिल्ला 3 आपके राष्ट्रीय उद्यान से जो कि 1983 में आपको सभी को मिला करके एक कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए, अनवीकरणीय सीधी हम लोग अपने भाषा में समझेंगे कि वैसी संपदा जिसे हम यूज करते हैं तो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उसे अनवीकरणीय बोलते हैं। देखिए, सौर ऊर्जा हमारे यूज करने से खत्म होने वाली नहीं है, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा भी हमारे यूज करने से खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो खत्म कौन होगी हमारे और आपके यूज करने से, तो प्राकृतिक गैस। तो ये हो जाएगा आपका अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। क्लियर है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो ये होता है पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी जो है आपके बंगाल के खाड़ी के पूर्व भाग में आपका स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, राहुल को जुकाम है, वो अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है,
तो यह किसका कारण है? तो देखिए, जब स्वाद नहीं आए तो सीधी सी बात है, उसका सूंघने की भी अनुभूति क्या होती है? प्रभावित होती है। टेस्ट और सूंघने की दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, दोनों अगर ठीक है तभी आपको स्वाद भी अच्छी आती है। तो जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति क्या है? प्रभावित हो गई है। तो ये ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 2। चलिए, नेक्स्ट सवाल है कि वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है? तो देखिए, ये जो है आपका अक्टूबर माह में मनाया जाता है, जो कि 2 से लेके 8 अक्टूबर के बीच में ये पूरे इंडिया में, पूरे भारत में आपको मनाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो वन्य जीव संरक्षण सप्ताह था ये 1957 में आपका मनाया गया था, फर्स्ट टाइम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए वर्ष 2015 में किसने स्कॉटहोम जल पुरस्कार जीता? तो देखिए, ये राजेंद्र सिंह है, जो कि आपके राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के अलवर जगह पे के रहने वाले हैं, अलवर के। और इन्हें जो है जल संरक्षण और फिर पर्यावरण संरक्षण भी बोला जाता है, और इन्हें आपका जल बाइक भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति प्रेमी है और इन्हें जल के संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया है, इसलिए इन्हें जल बाइक बोलते हैं। जल बाइक, जल बाइक। तो जल बाइक किसको बोलते हैं? तो राजेंद्र सिंह को बोलते हैं, और इन्हें ये पुरस्कार जो है स्कॉटहोम में जल पुरस्कार दिया गया था। चलिए, अगला सवाल है आपका 69, मिलान करने वाली है। ठीक है, तो देखिए, इसमें असम दिया है, तो असम का मिलान आपको करना है इन 4-5 ऑप्शनों में से किसका होने वाला है। देखिए, यहाँ घर पत्थर के बने जिसकी फर्श और छतें क्या होती है? लकड़ी की बनी होती है। तो ये कहाँ पर जो है ऐसे होते हैं? तो देखिए, घर पत्थर के बने हो और फर्श और छतें लकड़ी के, तो ये आपका लेह लद्दाख में होता है। ठीक है, तो बी का तो ऑप्शन आपका 1 होना चाहिए। तो बी का ऑप्शन आपका 1, 2 ऑप्शन है, एक और 2, तो आपका 3 और 4 तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका 1 का जो है असम का, ये इसमें हो जाएगा 5, क्योंकि एक आपका 5-5 दोनों में दिया हुआ है कि बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर, उसकी छतें ढालू होती है, तो ये कहाँ होती है? असम में होती है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ कि पत्थर लकड़ी के बने घर जिसकी छतें क्या होती है? ढालुआ होती है। तो ढालुआ छतें जो होती है ये आपको कहाँ मिलेंगी? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश मनाली में होती है। ठीक, तो 2 का सी, मतलब सी का 2 आपका किस में है? तो ऑप्शन 1 में है, तो और मिलाने की जरूरत भी नहीं है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। देखिए, जब भी मिलान करने वाला आपका आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपको इसमें सबसे ज्यादा मैच हो रहा है ऑप्शन में भी, उसको पकड़ते हैं, वहां से इसमें मैच करते हैं, अपने आप क्लू मिलता जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और पीछे तक का क्या होता है? तो जीभ के अगला भाग ये जो होता है, ये जीभ का अगला भाग जो होता है मीठे का होता है। तो शुरू का तो कड़वा तो होगा नहीं, तो 3 और 4 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, मीठा होता है। और जो साइड का होता है वो आपका नमकीन से शुरू होता है, तो मीठा, नमकीन, फिर खट्टा और कड़वा होता है, जो कि आपका लास्ट का। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट सवाल है कि किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे क्या कहते हैं? अभी विलुप्त हुआ नहीं है लेकिन होने की खतरा है, चांसेस है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं संकटापन्न प्रजाति, मतलब संकट में आ गया, अब खत्म होने वाला है। ठीक है, विलुप्त हो चुकी प्रजाति उसको बोलते हैं, जो पहले थी अब खत्म हो गई है, एकदम से नामो निशान मिट गया है, उसे कहते हैं विलुप्त प्रजाति। दुर्लभ प्रजाति वैसे को कहते हैं जो कि है तो लेकिन मिलना बहुत मुश्किल है, वैसे प्रजाति को दुर्लभ प्रजाति बोलते हैं। स्थानीय प्रजाति उसको बोलते हैं जहाँ पे जो है एक विशेष जगह पे वो प्रजाति पाई जाती है, उसे स्थानीय कहते हैं। चलिए, जैसे इसमें आपका स्थानिक से रिलेटेड सवाल है, बृहद गिलहरी, ठीक है, बहुत बड़ी गिलहरी जो की प्रजाति जो है पचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है। मतलब ये बृहद गिलहरी की जो प्रजाति है पचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित
क्षेत्र तक ही सीमित है, उसके बाहर नहीं, और ये कहीं और नहीं पाई जाती, तो ऐसी प्रजाति को क्या कहेंगे? तो स्थानिक प्रजाति कहेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, एक स्थान विशेष पे ही आपको देखने को मिलते हैं, तो ये स्थानिक प्रजाति हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल है, नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों की संख्या होती है। तो देखिए नौसेना की जब परेड लगती है तो इसमें एक जो है लीडर के पीछे जो है 4 टुकड़ियां चलती है, और चारों टुकड़ियों मिला के जो है उन्हें 56 जो है राउंड मतलब ये करने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हैं कि रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी में गया। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों की सही जो है समूह को पहचानिए। ठीक है, सही समूह क्या है? तो अल्फांसो, केसर और तोतापरी जो नीलम। तो अल्फांसो अगर है तो उसी ऑप्शन को आप देखें, वहां से जो है उसका अच्छे किस्में, तो अल्फांसो, फिर केसर, फिर तोतापरी और नीलम। नेक्स्ट सवाल है कि कोई जनजाति एक ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होता है जिसकी अपनी जीवन शैली संस्कृति होती है, जाट जनजाति किस क्षेत्र या राज्य की है? तो देखिए अंडमान निकोबार में जो है इस तरीके के जाट जनजाति पाए जाते हैं, तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल है, विषय आवास से संबंधित अपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानिए। तो दक्षता पहचानना है, ऑप्शन दिए हैं, इसे देखते हैं। खेत से बाजार से घर तक की खाद्य पदार्थों की यात्रा की रूपरेखा बनाना, मानचित्र की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से संबद्ध करना। तो ये आपका इसमें आवाज से जो है क्या कर रहे हैं, उसकी कल्पना करके 2 आयामों के बीच की संकल्पना को हम लोग दर्शा रहे हैं, तो ये आपका ऑप्शन 2 होगा। अगला सवाल है, खाद्य के प्रत्यय पर अपने छात्रों का रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या चयन करेंगे? कहता है पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों का चित्र बनाना, नहीं। शाकाहारी और मांसाहारी की परिभाषाएं याद दिलाना, तो परिभाषा याद दिलाना वगैरह, तो ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार करना, या खाद्य स्वरूप खाए जाने वाले पेड़ पौधों के भागों पर टेस्ट लिखना, ये नहीं होगा। देखिए विचार विमर्श पॉजिटिव वर्ड होता है, ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधियों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें है कि अवधारणा की प्रकृति, या जीवंत अनुभवों की समृद्धता, या विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता। तो देखिए सबसे ज्यादा क्या होता है कि जो विद्यार्थी है उसकी वरीयता देना, प्राथमिकता देना, ये सबसे ज्यादा आपको इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त विधि है? तो उस पे समूह चर्चा इसमें कौन सी अच्छी उपयुक्त विधि होगा? तो सीधी सी बात है, हम लोग लॉजिक करते हैं, थिंकिंग करते हैं और नवीन चीजों पे सोचते हैं। तो इसमें क्या है, अंतर्वैयक्तिक कौशलों का विकास करना, नहीं। बच्चे विभिन्नताओं का समान सीखते हैं, नहीं। बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान सहायक, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल है, कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान करें। अब देखिए परिवार और मित्र, परिवार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ लिख लिया और उसको बाहर हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, तो उसे अपने परिवार से अनुमति लेनी पड़ती है, आगे के अनुसार काम करना पड़ता है, वो परिवार हुआ। मित्र वगैरह है कि क्या है कि वो आपके समय समय पे बदलते रहते हैं, वो अस्थायी होते नहीं है। ठीक है, तो मित्र वगैरह आपका क्या है, ये आपका परिवार जो है स्थानांतरण और विस्थापन में अंतर कौन स्पष्ट कर रहा है? तो आपका परिवार और मित्र। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 2 ही हो जाएगा, क्योंकि हम अगर बाहर जाते हैं तो परिवार से आगे लेते हैं, और मित्र क्या है, उससे जो है मित्र आपके समय समय पे बदलते रहेंगे। हो सकता है कि आपके
घर पे कुछ अलग मित्र है, स्कूल में अलग मित्र है, हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो अलग मित्र होंगे, तो वो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो यह स्थानांतरण और विस्थापन में दोनों जो है डिफरेंस स्पष्ट करता है। तो ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट सवाल है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जिससे कि अब इसमें 3-4 आपका दिया हुआ है स्टेटमेंट, कौन सही है कौन गलत है देखते हैं। एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो, सही बात है। मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले, ये भी सही बात है कि उसमें जो भी चीजें मूलभूत लिखी गई है सभी को समझने में बढ़ावा मिले। मूलभूत प्रत्ययों के सीखने में आनंद मिले, ये भी आपका है। तो ए बी सी तीनों किसमें है आपका? ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ चौथा दिया है कि छात्रों में संप्रेषण के कौशल को विकास करना, तो वो आपका नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी में ही जो है ए बी सी दिया हुआ है, तो वही होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है संरचनात्मक आकलन की विशेषताओं का वर्णन करता है? इसमें भी आपको 5 स्टेटमेंट है, कौन सही है कौन गलत है ये आपको इसमें चेक करना है। ठीक है, देखते हैं कौन सही है। कहता है कि यह सब बच्चों को दिए जाने वाली औपचारिक परीक्षण है। इसमें बच्चों को यह पता ही नहीं चलता कि उनका आकलन किया जा रहा है। चलिए, तो इसमें जो है संरचनात्मक में तो आप ये पता चलना चाहिए। उसके बाद है यह प्रगति पत्र में दर्ज किए जाने वाला विवरण है। अगला है कि यह सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का अवलोकन करता है। अगला है कि यह बच्चों की गतिविधियों के अवलोकन द्वारा अनेक सीखने में सुधार की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग दे सकते हैं, ये आपका इसमें दिया है कि 5 आपका स्टेटमेंट है, 5 में से कौन सही रखेंगे। तो इसमें चेक करेंगे तो देखिए इसमें है सब बच्चों में दिए जाने वाले औपचारिक शिक्षण, तो ये आपका नहीं होगा। औपचारिक शिक्षण है कि आप टाई बेल्ट जूता मोजा पहन के सीख रहे हैं, तो उस तरीके का नहीं। शिक्षण का मतलब होता है किसी भी हालत में कैसे भी हैं आप सीख रहे हैं। ठीक है, सीखने से मतलब, तो इसलिए पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि इसमें बच्चों को यह पता नहीं चलता कि उनका आकलन किया जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन बी सही है। उसके बाद जो है यह प्रगति पत्र में दर्ज किए जाने वाला विवरण है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद यह चौथा स्टेटमेंट है कि यह सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का अवलोकन करता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। उसके बाद है ये बच्चों की गतिविधियों और अवलोकनों द्वारा सीखने में सुधार की प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। तो बी डी ई किस ऑप्शन में है? तो बी डी ई आपका ऑप्शन नंबर 4 है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट सवाल है 83 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करता है? समेकित मूल्यांकन, अब यहाँ कहता है कि यह निर्धारित मापदंड के आधार पर बच्चे के कार्य की गुणवत्ता की जांच करता है। उसके बाद है कि यह सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता की परखना है। यह एक बच्चे की उपलब्धि की तुलना जो है दूसरे बच्चे की उपलब्धि से करना है। यह एक बच्चे की प्रगति की तुलना स्वयं की पिछली प्रगति से करना है। देखिए इसमें आपका अगर मिलाया जाए कि कौन सही होगा, तो देखिए ये तो आपका सही है पहला ऑप्शन कि निर्धारित मापदंड के आधार पर बच्चे के कार्य की गुणवत्ता की जांच करना, तो ये आपका सही है स्टेटमेंट है। उसके बाद है कि सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता की परखना। देखिए अब जब सीख रहे हैं तो उपलब्धि की गुणवत्ता हम लोग उसमें नहीं परखते हैं। अगला है कि यह एक बच्चे की उपलब्धि की तुलना जो है दूसरे बच्चे की उपलब्धि से भी करना, तो ये आपका सही है। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन ही आए, दो तो हो गए ए और सी, तो ए और सी आपका किस में है? 2 ऑप्शन में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल है 84 नंबर। कहता है राष्ट्रीय पठाचार्य की रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में से एक थीम कौन है? देखिए 6 थीम है जिसमें से एक जो है शेल्टर आश्रय जो है इसका एक मेन थीम है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे शेल्टर। नेक्स्ट सवाल है कि ईवीएस पठाचार्य में थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है। किस चीज को सम्मिलित करता है? तो परिवार और मित्र क्या है? ये कार्य और खेल को सम्मिलित करता है, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट सवाल है 86 नंबर, कहता है कि सर्बिया ने अपने चित्र में आकाश को हरा और पेड़ को नीला किया। उससे शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? ठीक है, तो देखिए इसमें अब आपके 4 ऑप्शन है। कहता है सर्बिया से आकाश और पेड़ के चित्र देखने के लिए कहें और चित्र फिर से बनाने के लिए कहें। सर्बिया को बताएं कि आकाश नीला होता है और पेड़ हरे रंग के होते हैं। ये गलत रंग किया है, तो भी नहीं होगा। उसके चित्र की सराहना करेंगे। सराहना इसलिए करेंगे कि वो जैसा भी बनाया है वो सराहना करने पे क्या होता है कि बच्चा में कुछ और अच्छा करने का जो है ये जगता है, क्यूरियोसिटी जगता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सराहना करें और तब उसके बाद आपको जो डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। तो उसमें तब पूछे कि इन रंगों को क्यों चयन किया है। ठीक है, तो पहले तो सराहना करना है जो कि पॉजिटिव वर्ड है, जिससे बच्चा में क्या होगा और ज़्यादा मोटिवेशन होगा और चीज़ें बनाने का, सीखने का और ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट मतलब जगेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 87 नंबर, कहता है पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रकार संगठित है। ठीक है, तो इसमें आपका है कि बच्चे के निकटस्थ परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक परिवेश तक। तो ये आपका क्या है, सही बात है कि निकटस्थ परिवेश से होकर के आपका व्यापक तक जाता है, क्योंकि परिवार होता है सबसे निकटस्थ होता है और बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखना शुरू करता है। ठीक, उसके बाद क्या है, परिवार के बाद पड़ोसी है, फिर मित्र है, फिर आपके धीरे धीरे सारे आपके बढ़ते जाते हैं। तो निकटस्थ से लेकर मतलब व्यापक तक, तो ये स्टेटमेंट तो सही होगा। उसके बाद जो है व्यापक पर्यावरण से प्रारंभ होकर, देखिए तो व्यापक से शुरू नहीं होता, ये तो उल्टा हो गया ना। चलिए फिर स्व के रूप में बच्चे से प्रारंभ होकर स्व के रूप में व्यापक के संदर्भ में, मतलब खुद से शुरू होकर खुद से व्यापक के संदर्भ में। तो ए और सी इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सबसे अधिक उपयुक्त है। तो सीखने के बारे में सबसे अधिक उपयुक्त क्या होगा, तो इसमें भी 4 स्टेटमेंट है दिया है। बच्चे अपने प्रयासों से अकेले सीखते हैं। अकेले सीखते हैं क्या, नहीं। बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, सही बात है। बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके भी सीखते हैं, सही बात है। बच्चे शिक्षा की व्याख्या से सीखते हैं, नहीं। तो ये आपका बी और सी जो होगा राइट आंसर होगा। तो बी और सी आपका किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 89, कहता है अंतरा को अकेले पहले हल करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अपने बड़े भाई प्रसून के साथ वह कुछ ही मिनटों में पहेली को आसानी से सुलझा सके। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो देखिए जब किसी से हेल्प मिलता है उसे पार भी बोलते हैं, उसको एस्केप फोल्डिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे वर्ड को इसमें देखेंगे। तो कहता है बच्चे बौद्धिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से विकसित होती है, नहीं। बच्चे वयस्क के सहारे दिए गए एस्केप फोल्डिंग से समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर देते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि इसमें बड़े से इसमें सहारे लेकर के कोई चीजें हम लोग करते हैं। लास्ट सवाल है आपका कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है। अब देखिए जब पाठ्यक्रम आपका व्यवस्थित किया जाएगा तो वो कहाँ से शुरू होगा, सीधी सी बात है। जब ईवीएस की बात है तो सीखने वाले के तत्काल परिवेश से, आप जिस जगह है वहीं से तो आपका सीखना स्टार्ट होगा। तो ठीक है, पड़ोस और समुदाय तो होते ही हैं, वैश्विक संदर्भ भी होते हैं, बड़े के भी संदर्भ में होते हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा आपका, सीखने वाले के तत्काल परिवेश से होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये जो है हमारा 25 जनवरी का ईवीएस का था एनालिसिस, जिसमें हमने 30 सवालों को पूरा इसमें किया है। पूरा एनालिसिस आप लोग देखिए। मेरा इतना दावा है कि आप लोग अपने एग्जाम में जो है बहुत अच्छा मार्क्स से पास होंगे। ठीक है, ईवीएस ज़्यादा एनालिसिस करिए, क्योंकि ईवीएस में आपके सवाल जो है थोड़ा इधर उधर घुमा के भी देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा जीके जीएस शामिल होता है। ठीक है,
तो थोड़ा ज़्यादा उसको पढ़ने की ज़रूरत भी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ।